दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस पर। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और आपकी बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है तो शायद आपने रीडेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। लेकिन ये रीडेवलपमेंट होता क्या है और पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में हम आपको हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो अगर आप अपनी सोसाइटी को नया और आधुनिक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रीडेवलपमेंट से जुड़ी एक हाल की खबर से। यह खबर मुंबई से सटे उपनगर वसई की एक हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, वसई की उन 4 इमारतों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जो किसी भी पल ढह सकती है। तो वसई पश्चिम में दीवान एंड सन्स हाउसिंग एनक्लेव की 4 इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि इन्हें रहने लायक नहीं माना जा रहा है। 21 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया था और 11 असहमत निवासियों को 15 दिन में खाली करने को कहा है। अगर वे नहीं हटे तो पुलिस उनकी बेदखली कर सकती है। 21 अगस्त 2025 को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और मंजूषा देशपांडे ने आदेश दिया था कि इन 4 इमारतों को तोड़ा जाए और रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया को पूरी की जाए। इससे पहले 28 फरवरी 2025 को स्थानीय नगर प्रशासन बीबीसीएमसी ने दीवान एंड सन्स की 4 इमारतों को C1 टाइप घोषित किया। C1 टाइप इमारतों का मतलब हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अब 27 जून को एक तकनीकी समिति ने इसकी पुष्टि की और 1 जुलाई को निवासियों को खाली करने का नोटिस जारी हुआ। सोसाइटी के 113 सदस्यों में से 90% ने पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट का फैसला किया और एक डेवलपर भी नियुक्त कर लिया, लेकिन 11 सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और इमारतों को खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोसाइटी ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां कोर्ट ने सोसाइटी को खाली करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन सदस्यों को फटकार भी लगाई जो इमारतों को खाली करने से मना कर रहे थे और पुनर्विकास में बाधा डाल रहे थे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर अल्पसंख्यक सदस्य सहयोग नहीं करते हैं तो पुलिस की मदद से इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। कुल मिलाकर बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ वसई बल्कि पूरे मुंबई के लिए एक मिसाल है, क्योंकि खतरनाक इमारतों पर अब कोर्ट सख्त है। लेकिन सवाल यह है कि बिल्डिंग को खतरनाक कब घोषित किया जाता है और पुनर्विकास के क्या नियम हैं। आगे हम बताएंगे कि कोई बिल्डिंग कैसे खतरनाक बनती है और पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कोई बिल्डिंग खतरनाक कब घोषित की जाती है या की जा सकती है। तो बिल्डिंग के खतरनाक घोषित करने के मामले में सबसे पहले जो जिक्र आता है वह है स्ट्रक्चर ऑडिट का। एक लाइसेंस प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर या स्थानीय नगर प्रशासन की तकनीकी सलाहकार समिति, जैसे कि वसई विरार के मामले में बीबीसीएमसी की समिति द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाता है। ऑडिट में संरचनात्मक कमजोरियां जैसे कि दीवारों में दरार, नींव की अस्थिरता, कॉलम या बीम की जर्जर स्थिति या जंग लगे लोहे का पता लगाया जाता है। वसई में दीवान एंड सन्स हाउसिंग एनक्लेव की 4 इमारतों को 28 फरवरी 2025 को C1 टाइप यानी खतरनाक श्रेणी में रखा गया, क्योंकि ऑडिट में यह ढहने के जोखिम में पाई गई। खतरनाक टाइप यानी C1 महाराष्ट्र में बिल्डिंग को C1 श्रेणी में तब रखा जाता है जब वह रहने के लिए असुरक्षित हो और तत्काल तोड़ने या मरम्मत की आवश्यकता हो। C1 का मतलब है कि बिल्डिंग का ढांचा इतना कमजोर है कि यह कभी भी ढह सकता है, जिससे जान माल का खतरा हो। जैसे कि वसई में 27 फरवरी 2025 को तकनीकी सलाहकार समिति ने इन इमारतों की स्थिति की पुष्टि की और बीबीसीएमसी ने 1 जुलाई को खाली करने का नोटिस जारी किया। हालांकि इमारत को खतरनाक घोषित करने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। बिल्डिंग की उम्र 30 से 40 वर्ष से अधिक पुरानी इमारतें जोखिम में होती है। रख रखाव की कमी जैसे रिसाव या पानी का रिसाव जो संरचना को कमजोर करता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भारी बारिश, भूकंप के बाद बिल्डिंग की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन, निवासियों या पड़ोसियों की शिकायतें जैसे कि दीवार में दरारें या असामान्य आवाजें, तो इन कारणों से बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया जा सकता है। अब खतरनाक घोषित करने की प्रक्रिया क्या होती है वो भी जान लीजिए। पहला है निरीक्षण। स्थानीय प्राधिकरण वसई विरार के मामले में बीबीसीएमसी, मुंबई के मामले में बीएमसी या महाड़ा स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू करता है।
दूसरा रिपोर्ट, ऑडिट के आधार पर बिल्डिंग को CO1 यानी खतरनाक, C2 यानी मरम्मत की आवश्यकता या C3 यानी रहने योग्य में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है नोटिस। CO1 बिल्डिंग के लिए निवासियों को खाली करने का नोटिस जारी होता है, जैसा कि वसई में 1 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। चौथा है कानूनी कार्रवाई। अगर निवासी विरोध करते हैं तो मामला कोर्ट में जाता है। वसई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 असहमत निवासियों को 15 दिन में खाली करने का आदेश दिया है। वसई में दीवान एंड सन्स हाउसिंग एनक्लेव की 4 इमारतें 30 से 40 साल पुरानी थी और स्ट्रक्चर ऑडिट में असुरक्षित पाई गई। इनके ढहने का खतरा था। तो ये प्रक्रिया होती है किसी भी बिल्डिंग को खतरनाक घोषित करने की। अब जब खतरनाक घोषित कर दी गई बिल्डिंग तो रीडेवलपमेंट में तो जाना है, तो रीडेवलपमेंट के क्या नियम है वह भी जान लीजिए। तो अगर आप महाराष्ट्र के किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ जो पुनर्विकास प्रक्रिया है वह महाराष्ट्र सरकार, म्हाडा और स्थानीय नगर निगमों, वसई विरार के मामले में BBCMC के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट क्या है। जब आपकी हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं या मरम्मत की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सोसाइटी उस बिल्डिंग को तोड़कर नई और आधुनिक बिल्डिंग बनाने का फैसला करती है। इसे ही रीडेवलपमेंट कहते हैं। इसमें आपको बड़ा फ्लैट, बेहतर सुविधाएं और कई बार कॉर्पोरेट फंड या किराया भी मिलता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। चलिए इसके सभी स्टेप्स को विस्तार से समझते हैं। तो स्टेप पहला जो है वह है सोसाइटी की सहमति। सोसाइटी की सहमति लेना, इसके लिए आपको एक सामान्य सभा यानी जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी होगी। इस मीटिंग में रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन ध्यान रहे इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कम से कम 75% सदस्यों की सहमति चाहिए। जैसे कि मुंबई में म्हाडा या BMC के नियमों के अनुसार ये अनिवार्य है। इसके बाद एक रीडेवलपमेंट समिति बनाई जाती है जिसमें सोसाइटी के कुछ भरोसेमंद सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति पूरी प्रक्रिया को मैनेज करती है। दूसरा स्टेप है इसके तहत स्ट्रक्चर ऑडिट। अब बारी आती है ये पता लगाने की कि क्या आपकी बिल्डिंग को सचमुच रीडेवलपमेंट की जरूरत है। इसके लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नियुक्त किया जाता है। यह इंजीनियर आपकी बिल्डिंग की हालत चेक करता है, जैसे दीवारों में दरारें, सीलर या नींव की कमजोरी। वो एक विस्तृत रिपोर्ट बनाता है जिसमें यह बताया जाता है कि बिल्डिंग की मरम्मत मुमकिन है या रीडेवलपमेंट में जाना जरूरी है। यह स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर आपकी सोसाइटी और सरकारी प्राधिकरण आगे का फैसला लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट बहुत जरूरी है अगर आप अपनी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं तब। फिर तीसरा स्टेप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति। रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया को सही दिशा देने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट यानी PMC की जरूरत पड़ती है। आपको यानी आपकी हाउसिंग सोसाइटी को। PMC एक ऐसी प्रोफेशनल टीम होती है जो तकनीकी, कानूनी और वित्तीय पहलुओं में आपकी मदद करती है। PMC क्या करती है? डेवलपर चुनने में मदद करती है, एग्रीमेंट तैयार करती है और प्रोजेक्ट की समय सीमा और गुणवत्ता की निगरानी करती है। तो एक अच्छा PMC चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी सोसाइटी का भविष्य तय करता है। फिर चौथा स्टेप क्या है? तो डेवलपर का चयन। अब बारी आती है डेवलपर चुनने की। इसके लिए सोसाइटी एक टेंडर प्रक्रिया शुरू करती है। इसमें कई डेवलपर्स अपनी योजना पेश करते हैं। वो बताते हैं कि पहला वो कितना बड़ा फ्लैट देंगे, दूसरा कितना कॉर्पस फंड देंगे, तीसरा किराए की राशि क्या होगी, चौथा प्रोजेक्ट कितने समय में पूरा होगा। PMC और सोसाइटी मिलकर इन प्रस्तावों की जांच करते हैं और सबसे अच्छा डेवलपर चुनते हैं। इसके बाद चयनित डेवलपर को एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से। अब पांचवा स्टेप क्या है? तो कानूनी और सरकारी अनुमतियां। डेवलपर चुनने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले सोसाइटी और डेवलपर के बीच एक रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें सभी शर्तें साफ साफ लिखी जाती हैं, जैसे नए फ्लैट का साइज क्या होगा, कॉर्पस फंड की राशि क्या होगी, प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या होगी। इसके बाद डेवलपर को स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि BMC, BBCMC या म्हाडा से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, पर्यावरण मंजूरी और NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। यहाँ एक वकील की मदद लेना जरूरी है ताकि कोई कानूनी गलती न हो। अब छठा कदम क्या होता है? तो अस्थायी स्थानांतरण। जब रीडेवलपमेंट शुरू होता है तो सोसाइटी के सदस्यों को पुरानी बिल्डिंग छोड़कर अस्थायी आवास में जाना पड़ता है। डेवलपर इस दौरान ट्रांजिट रेंट देता है या वैकल्पिक फ्लैट की व्यवस्था करता है।
उदाहरण के लिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो डेवलपर आपको हर महीने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक किराया दे सकता है। यह राशि एग्रीमेंट में पहले से तय होती है। सोसाइटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सदस्यों को उचित मुआवजा मिले। अब जो 7वां कदम होता है वह है निर्माण और हस्तांतरण। अब शुरू होता है असली काम। डेवलपर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ता है और नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू करता है। इस दौरान पीएमसी और सोसाइटी नियमित रूप से प्रोजेक्ट की प्रगति चेक करते हैं। निर्माण पूरा होने के बाद डेवलपर नई बिल्डिंग सोसाइटी को सौंप देता है। सभी सदस्यों को उनके नए फ्लैट मिलते हैं, जैसा कि एग्रीमेंट में तय हुआ था। डेवलपर अतिरिक्त फ्लैट्स बेचकर अपनी लागत वसूल करता है। तो आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और कमिटी के मेंबर नहीं है, लेकिन आपका फ्लैट है, तो जो अग्रीमेंट होता है रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटीज और बिल्डर के बीच या डेवलपर के बीच, उस एग्रीमेंट को आप विस्तार से जरूर पढ़िए और उसमें आप देखिए कि आपके हिसाब से उसमें शर्तें हैं या नहीं है, तो अच्छा रहेगा। आखिरी स्टेप है सभी औपचारिकताएं पूरी करना और अपनी सोसाइटी को नया बनाना। डेवलपर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है जो ये प्रमाणित करता है कि बिल्डिंग रहने योग्य है। इसके बाद सोसाइटी को पुनर्गठित किया जाता है और नए नियम कायदे बनाए जाते हैं। कॉर्पस फंड जो डेवलपर देता है उसे सोसाइटी के रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर सही तरीके से की जाए तो आपकी सोसाइटी को नया जीवन मिल सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है पारदर्शिता, अच्छा पीएमसी और एक भरोसेमंद डेवलपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी चल रही है, या कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।